नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। अध्ययन गैलेक्सी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सूरज कुमार आज आपके समझ सुपर टेट परीक्षा के लिए भूगोल विषय जो सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत आता है, इससे रिलेटेड आपके सामने महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। आपने इससे पहले वाली वीडियो में देखा पृथ्वी और पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में विस्तृत अध्ययन किया। यदि आपने इस वीडियो को ना देखा हो तो हमारे वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। आज हम पृथ्वी की बाह्यतम संरचना की विस्तृत चर्चा करेंगे। हमारे चैनल पर बने रहें, वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली प्रत्येक वीडियो आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। अध्ययन गैलेक्सी अध्ययन एक नए अंदाज में पृथ्वी की बाह्य संरचना। जैसा कि जब हमने इससे पहले वीडियो में चर्चा की, पृथ्वी की बाह्य संरचना 4 प्रकार से की गई है: स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल और जैवमंडल। स्थल मंडल में हम लोगों ने चर्चा की थी कि स्थल मंडल में 2 पार्ट होते हैं, एक महासागर और एक महाद्वीप। महाद्वीप स्थलीय भाग होता है, जबकि 21% होता है, और 79% जो भाग जलीय होता है, जिसे हम महासागर कहते हैं। जैसा कि चित्र में प्रदर्शित किया गया है, ये 21% भाग आपका महाद्वीपीय है और इसमें द्वीप भी स्थित हैं, और जो ये आपका 79% भाग है, 79% भाग आपका महासागर है। इस पृथ्वी को जो स्थलीय भाग है 2 भागों में विभाजित कर दिया जाता है भूमध्य रेखा के द्वारा, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध का लगभग 61% भाग जलीय है, मतलब कि उत्तरी गोलार्ध में यदि बात की जाए तो 39% भाग स्थल है, और यदि दक्षिणी गोलार्ध की बात की जाए तो इसका 81% लगभग 81% भाग जल है, जबकि ओनली 19% भाग स्थलीय है। तो आपको इस प्रकार ये जानकारी प्राप्त हुई कि हमारी पृथ्वी पर स्थलीय भाग कितना है उत्तरी गोलार्ध में, और हमारी पृथ्वी पर दक्षिणी गोलार्ध में कितना स्थलीय भाग है। दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध के विषय में और विस्तृत चर्चा करेंगे हम सभी। आज पृथ्वी की बाह्य संरचना में हम सभी महत्वपूर्ण 8 टॉपिक की चर्चा करेंगे। पहला टॉपिक आपका रहेगा चट्टान, जिसे हम सैल भी कहते हैं, जिन्हें हम रॉक्स कहते हैं। दूसरा टॉपिक हमारा रहेगा ज्वालामुखी, जिन्हें हम वोल्केनो कहते हैं। तीसरा टॉपिक रहेगा भूकंप। चौथा टॉपिक रहेगा आपका पठार। 5वां मैदान। 6वां पर्वत। 7वां वन, और लास्ट आपका टॉपिक रहेगा महाद्वीप। महाद्वीप एक बहुत ही विस्तृत टॉपिक है, इसलिए उसे हम एक अलग ही वीडियो में कवर करेंगे, जिसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है चट्टान, जिसे हम इंग्लिश में रॉक्स कहते हैं। चट्टान का एक अन्य नाम है सैल। चट्टान किसे कहते हैं? चट्टान, सर्वप्रथम हमारा क्वेश्चन है कि चट्टान किसे कहते हैं? पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को चट्टान कहते हैं। जो पृथ्वी की बाह्यतम परत है, और पृथ्वी की बाह्यतम परत कठोर है, इसे ही हम चट्टान कहते हैं। चट्टान पृथ्वी की बाहरी परत की संरचना की मूलभूत इकाई है। चट्टान जो होती है पृथ्वी की बाह्य परत की जो है संरचना की मूलभूत इकाई होती है। उत्पत्ति के आधार पर चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं। यदि हम बात करें चट्टानों के प्रकार की, तो उत्पत्ति के आधार पर चट्टानें मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। इन चट्टानों के विषय में जानें। पहली आपकी पार्ट होती है आग्नेय चट्टानें, जिसे हम इग्नियस रॉक्स कहते हैं।
आपकी दूसरी होती है अवसादी चट्टानें, जिन्हें हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। और आपका लास्ट पार्ट होता है कायांतरिक या फिर रूपांतरिक चट्टानें, जिन्हें हम मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। तो आपने ये देखा, इस प्रकार देखा कि उत्पत्ति के आधार पर चट्टानों को 3 प्रकार से विभाजित किया गया है। पहली आग्नेय चट्टानें, दूसरी अवसादी चट्टानें, तीसरी आपकी कायांतरिक चट्टानें। अब हम एक एक चट्टान के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हमारी पहली चट्टान है जिसे हम कहते हैं आग्नेय चट्टान, जिसे हम इग्नियस रॉक्स कहते हैं। आग्नेय चट्टान होती क्या है, इस चट्टान में कौन कौन से पदार्थ आते हैं, इन सभी के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। आग्नेय चट्टान तप्त और तरल मैग्मा से निर्मित ठोस चट्टानें आग्नेय चट्टानें कहलाती हैं। जो हमारा तप्त और तरल मैग्मा, जैसा कि हमने इससे पहले वाली वीडियो में चर्चा की थी कि पृथ्वी की 3 परतें हैं आंतरिक संरचना में, और उसमें तप्त और तरल मैग्मा पृथ्वी के कोर में भरा हुआ है। जो बाहर निकलता है और तप्त और तरल मैग्मा से निर्मित जो चट्टानें होती हैं वह हमारी आग्नेय चट्टानें कहलाती हैं। तो आपसे अगर कोई पूछता है क्वेश्चन कि आग्नेय चट्टानें किसे कहते हैं, तो आपका आंसर होगा तप्त और तरल मैग्मा से निर्मित चट्टानें आग्नेय चट्टानें कहलाती हैं। ये प्राथमिक चट्टानें होती हैं। आग्नेय चट्टानों के विषय में और अगर जाने तो ये प्राथमिक चट्टानें होती हैं। आग्नेय चट्टानें स्थूल परत रहित होती हैं। आपको इसके विषय में पता होना चाहिए, जानकारी प्राप्त होनी चाहिए कि इन्हें हम प्राथमिक रॉक्स कहते हैं, फर्स्ट रॉक्स। इसमें जीवावशेष नहीं होते हैं, मतलब कि इसमें जीवाश्म नहीं होते हैं, क्योंकि ये गर्म होती है तो इसमें जीवाश्म नहीं होते हैं। तो आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म नहीं होते हैं। आग्नेय चट्टानें जो होती हैं वो परत रहित होती हैं। कैसे होती हैं? परत रहित होती हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि आर्थिक रूप से यह बहुत संपन्न चट्टानें होती हैं। आर्थिक रूप से ये बहुत ही संपन्न चट्टानें होती हैं। इसमें तांबा, सीसा, जस्ता, क्रोमाइट, मैग्नीज, सोना, निकिल और चुंबकीय लोहा तथा प्लेटिनम की अधिकता होती है। इनमें सर्वप्रथम आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा तांबा, सीसा, जस्ता, क्रोमाइट, मैग्नीज, सोना, निकिल, चुंबकीय लोहा और प्लेटिनम की अधिकता होती है। आग्नेय चट्टानों में काली मिट्टी का निर्माण होता है। आग्नेय चट्टानों से काली मिट्टी का निर्माण होता है। जैसा कि आपको पता भी है कि काली मिट्टी को और किन नामों से जाना जाता है, तो आपसे यही क्वेश्चन है मेरा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दें कि काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है और इस मिट्टी में सर्वाधिक किस फसल का उत्पादन किया जाता है। पैग्माटाइट कोडरमा झारखंड में पाया जाने वाला अभ्रक इन्हीं शैलों में मिलता है। पैग्माटाइट एक अभ्रक है और अभ्रक के उत्पादन में भारत का पहला स्थान है। जैसा कि अभ्रक के उत्पादन में भारत का पहला स्थान है और पैग्माटाइट एक प्रकार का अभ्रक है और पैग्माटाइट कोडरमा झारखंड में पाया जाने वाला एक अभ्रक है जो कि आग्नेय शैलों में ही मिलता है। उत्पत्ति के आधार पर आग्नेय शैलों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। उत्पत्ति के आधार पर आग्नेय शैलों को कितने भागों में वर्गीकरण किया जाता है? 2। अंतःनिर्मित आग्नेय शैलें और बाह्य निर्मित आग्नेय शैलें। क्या होती हैं अंतःनिर्मित आग्नेय शैलें और क्या होती हैं बाह्य निर्मित आग्नेय शैलें, उनके विषय में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। अंतःनिर्मित शैलें, जब ज्वालामुखी उद्गार के समय जब मैग्मा धरातल के ऊपर न पहुंचकर धरातल के अंदर ही ठंडा होकर ठोस रूप में धारण कर लेता है, तब अंतःनिर्मित शैलों का निर्माण होता है। परतें, जैसे आप जानते हैं कि ज्वालामुखी के विषय में अभी विस्तृत जानकारी हम इसी वीडियो में प्राप्त करेंगे। ऐसे कुछ आपका क्रेटर पॉइंट होता है। ये ज्वालामुखी उद्गार हुआ और ये पृथ्वी के तल पर ना पहुंचकर सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी के अंदर ही रह जाए
और यहीं पे ये ठंडा हो जाए और ये परत का एक निर्माण कर दे ऐसे, तो ये हमारी होती हैं अंतःनिर्मित शैलें। तो आपने अंतःनिर्मित शैल के विषय में जानकारी प्राप्त की क्या, कि जब ज्वालामुखी उद्गार के समय जब मैग्मा धरातल के ऊपर ना कर धरातल के अंदर ही ठंडा होकर ठोस रूप धारण कर लेता है, तब अंतःनिर्मित शैलों का निर्माण होता है। ये ज़्यादा रवेदार होती हैं। अंतःनिर्मित शैलें जो होती हैं वे ज़्यादा रवेदार होती हैं। अंतःनिर्मित चट्टानों के भी कई प्रकार होते हैं। उसका पहला प्रकार है बैथोलिथ। जैसा कि चित्र में प्रदर्शित किया गया है कि यदि कोई जैसा कि करंट फ्लो करता है उस तरीके से अगर आपको दिखे चट्टान, यह सबसे बड़ा आग्नेय चट्टानी पिंड होता है। ये जो बैथोलिथ होता है ये सबसे बड़ा आग्नेय चट्टानी पिंड होता है। इसका ऊपरी तल विषम होता है। जो इसका ऊपरी तल है, जैसा कि आपने चित्र में प्रदर्शित है कि इसका ऊपरी तल कहीं पे गड्ढे तो कहीं पे ऊंचाई, कहीं पे गड्ढे तो कहीं पे ऊंचाई है, तो इसका तल कैसा होता है, विषम होता है। यह मुख्यतः ग्रेनाइट से बना होता है। यह मुख्यतः जो बना होता है वो ग्रेनाइट से बना होता है। जो हमारा बैथोलिथ होता है वो किससे बना होता है, तो ग्रेनाइट से बना होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का इदाहो बेथेलिथ 40,000 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक विस्तृत है। बैथोलिथ के विषय में आपने जानकारी प्राप्त की। इसके विषय में इसका दूसरा भाग है लैकोलिथ। उसी का कुछ छोटा पार्ट कह सकते हैं कि लैकोलिथ। यह गुम्बदाकार का ठोस पिंड छतरीनुमा होता है। आपने जैसा कि देखा कि आपको ये गुम्बदाकार जो आकार दिख रहा है, आकृति दिख रही है, यह लैकोलिथ का पार्ट है जो कि छतरीनुमा होता है। उत्तरी अमेरिका में लैकोलिथ चट्टान के कई उदाहरण मिलते हैं। लैपोलिथ जब मैग्मा जमकर तस्तरीनुमा आकार ग्रहण कर लेता है, आपने तस्तरी देखी होगी, उस तरीके से का यदि आकार ग्रहण कर लेती है तो उसे लैपोलिथ कहते हैं। ये दक्षिणी अमेरिका में है। फैकोलिथ जब मैग्मा लहरदार आकृति में आ जाए तो हम उसे फैकोलिथ कहते हैं। सिल जब मैग्मा भूपृष्ठ पर समांतर पर्वतों में फैलकर जमता है तो उसे हम सिल कहते हैं। छत्तीसगढ़ तथा झारखंड में सिल पाए जाते हैं। डाइक जब मैग्मा किसी लंबवत दरार में जम जाता है तो उसे हम डाइक कहलाता है। झारखंड के सिंह भूमि में अनेक डाइक दिखाई देते हैं। जब मैग्मा जो होता है वो सीधी परत में या फिर लंबवत आपका हो जाए तो उसे हम डाइक कहते हैं। सॉरी, आपके इस वीडियो में थोड़ी सी गलती हुई है। बाह्य निर्मित चट्टानों का पार्ट आपको आगे दिया गया। बाह्य निर्मित चट्टानें ज्वालामुखी तल या लावा उद्वेलन से निर्मित शैल बाह्य निर्मित चट्टानें कहलाती हैं। काली मिट्टी इसका उदाहरण है। इसमें कपास की खेती बहुत ही अच्छी होती है। सेडिमेंट्री रॉक्स जिसे हम अवसादी चट्टानें कहते हैं, प्रकृति के कारकों द्वारा निर्मित छोटी छोटी चट्टानें किसी स्थान पर जमा हो जाती हैं और बाद के काल में दबाव और रासायनिक प्रक्रिया के कारण से निर्मित चट्टानें ये सेडिमेंट्री रॉक्स कहलाती हैं और अवसादी चट्टानें कहलाती हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स जो होती है वो परतदार होती है। इसमें जीवाश्म और वनस्पति पाई जाती है। इन चट्टानों में लौह, अयस्क, फास्फेट और कोयला सीमेंट बनाने की चट्टान पाई जाती है। खनिज तेल अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। जो खनिज तेल हमारा होता है वो अवसादी चट्टानों में ही प्राप्त किया जाता है। आगरा का किला और दिल्ली का जो किला बना हुआ है वो अवसादी चट्टानों से ही निर्मित है। दामोदर, महानदी तथा गोदावरी नदी बेसिनों की अवसादी चट्टानों में कोयला पाया जाता है। कोयला दामोदर, महानदी और गोदावरी नदियों के बेसिनों में अवसादी चट्टानों में कोयला पाया जाता है। अवसादी चट्टानों के प्रकार, अवसादी चट्टानों के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, एक कार्बनिक चट्टान और एक अकार्बनिक चट्टान। कार्बनिक चट्टान के उदाहरण है कोयला और ऑयल शैल, जबकि अकार्बनिक चट्टान के उदाहरण है चूना पत्थर और बलुआ पत्थर। आपका क्वेश्चन किस प्रकार इस चट्टानों से पूछा जाता है, जैसे आपसे पूछा जाएगा
बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है? तो आपका आंसर होना चाहिए अवसादी चट्टान। और यदि और भी डीपली पहुंचेंगे तो पूछेंगे बलुआ पत्थर अवसादी चट्टानों के किस प्रकार चट्टानों का प्रकार है? तो आपको बताना होगा आकार वृक्ष चट्टान। आग्नेय चट्टान का रूपांतरण, अब इनका आग्नेय चट्टान का रूपांतरण कायांतरित चट्टान में होता है और कैसे होता है? सर्वप्रथम आपका है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट का जो रूपांतरण होता है वो नीस में होता है। किस में होता है? नीस में। साइनाइट नीस में। ग्रेबो पेप्टाइन में। ग्रेबो जो होता है सरपेटाइन में। बेसाल्ट का सिट में। और बिटुमिन्स कोयला का ग्रेफाइट में। अवसादी चट्टानें जो होती हैं उनका भी रूपांतरण होता है। अवसादी चट्टानों का रूपांतरण भी आपका कायांतरित चट्टान या रूपांतरित चट्टानों में होता है, जैसा कि बलुआ पत्थर क्वार्टर्स में, सेल का स्लेट में, चूना पत्थर संगमरमर में, लिग्नाइट कोयला का एंथ्रोसाइट कोयला में। कायांतरित चट्टान किसे कहते हैं? आपको पता होना चाहिए कि ताप, दाब एवं रासायनिक क्रियाओं के कारण आग्नेय एवं अवसादी चट्टानों के कायांतरित चट्टान का निर्माण होता है। कायांतरित चट्टानों के विषय में ज़्यादा नहीं कुछ जानना है, बस इतना जानना है कि ताप, दाब एवं रासायनिक क्रियाओं के कारण आग्नेय एवं अवसादी चट्टानों से कायांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। आपको रूपांतरण याद होना चाहिए क्योंकि इससे क्वेश्चन आपका बन जाता है। जैसे बलुआ पत्थर अवसादी चट्टान का रूपांतरण या कायांतरित चट्टान में किस प्रकार होता है? तो आपको बताना होगा क्वार्टर्स में, सेल का स्लेट में, चूना पत्थर का संगमरमर में, लिग्नाइट कोयले का एंथ्रोसाइट कोयला में। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आपका ज्वालामुखी जिन्हें हम वोल्केनो कहते हैं। भूपटल पर वह प्रकृति छेद या दरार जिससे होकर पृथ्वी का पिछला पदार्थ, पिघला हुआ जो पदार्थ होता है वह लावा, राख या भाप तथा अन्य गैसें बाहर निकलती हैं, उसे हम ज्वालामुखी कहलाता है। हवा में उड़ता हुआ लावा शीघ्र ही ठंडा होकर छोटे ठोस टुकड़ों में बदल जाता है, जिसे हम सिंडर कहते हैं। जो हवा में उड़ता हुआ लावा होता है वो शीघ्र ही बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, तो वह छोटे छोटे ठोस टुकड़ों में बदल जाता है, जिसे हम सिंडर कहते हैं। ज्वालामुखी में कौन कौन से पदार्थ होते हैं इसके विषय में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पदार्थ गैस व जलवाष्प। ज्वालामुखी उद्गार में सर्वप्रथम अगर सबसे ज़्यादा मात्रा में कुछ मिलता है तो वो होती है वाष्प, जलवाष्प जिसे हम कहते हैं, जो लगभग 60 से 90% तक होती है। जलवाष्प में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, CO2, SO2, N2 और भी कई गैसेस होती हैं। विखंडित पदार्थ जिसे हम बॉम्ब कहते हैं, लैपिली होती है, ज्वालामुखी राख होती है, स्कैरिया होती है और प्यूमिस होता है। लावा दो प्रकार का होता है, एक एसिड जिसे हम अम्लीय कहते हैं और एक बेसिक जिसे हम पैथिक कहते हैं। अम्लीय, अब कैसे हम जानेंगे कि ये अम्लीय लावा है या पैथिक लावा है जिसे हम बेसिक कहेंगे? तो इसको देखकर ही हम बता सकते हैं, जिसके गुण पता होने चाहिए। पहला, एसिड जो होता है अम्लीय लावा, उसमें सिलिका होता है, वो बहुत ही पीला होता है और गाढ़ा भी होता है। एसिड जो लावा होता है वो सिलिका होता है, वो पीला होता है, वो गाढ़ा होता है। इसका फैलाव जो होता है, एसिड लावा का फैलाव कम होता है। एसिड जब फैलाव कम होगा तो इसकी ऊंचाई बहुत अधिक होगी और चौड़ाई इसकी कम होती है। एसिड लावा के विषय में अगर हम जानें तो इसका इस प्रकार से कुछ चित्र होता है। इसका फैलाव कम, ऊंचाई ज़्यादा। क्यों? क्योंकि ये गाढ़ा होता है। कैसा होता है? गाढ़ा होता है और इसमें सिलिका उपस्थित होती है और इसका कलर जो होता है वो पीला होता है। पैथिक के विषय में अगर जाने तो सिलिका होती है, इसमें भी पैथिक में भी। बेसिक जो लावा होता है इसमें भी सिलिका होती है। ये ब्लैक डार्क होता है, ये तरल होता है, फैलाव ज़्यादा होता है, इसकी ऊंचाई कम होती है और चौड़ाई ज़्यादा होती है। मतलब है इसका अगर हम चित्र देखें तो कुछ इस प्रकार से होगा, ऊंचाई कम, चौड़ाई ज़्यादा, क्योंकि ये तरल है। क्योंकि आप जानते हैं
कि तरल पदार्थ ज़्यादा फैलता है और ऊंचाई कम लेता है, और इसका कलर जो होता है वो ब्लैक डार्क होता है, फैलाव ज़्यादा होता है, जैसा कि हम लोगों ने जाना। अब ज्वालामुखी के अंग क्या होते हैं? ज्वालामुखी के अंगों के विषय में जानकारी जानते हैं। क्या होते हैं ज्वालामुखी के अंग? ज्वालामुखी के 3 अंग होते हैं मुख्यतः। हमारी इस निचली परत एथनोस्फीयर, एस्थोस्फीयर और फिर इसके ऊपर लिथोस्फीयर। एस्थोस्फीयर से आपका ज्वालामुखी उद्गार हुआ और जाके पृथ्वी की सतह पर टकराया, और उसके ऊपर जो ये आपको एक पॉइंट सा दिख रहा है, ये देखा आपने, ये जो होता है वो होता है ज्वालामुखी छिद्र। ये जो इसका पार्ट होता है ये होता है ज्वालामुखी पर्वत। जो ये आकार बना हुआ है ये ज्वालामुखी पर्वत होता है। और ये जो इसका एक आपको छड़ जैसी दिख रही है, ये ज्वालामुखी नली होती है। तो ज्वालामुखी के 3 अंग होते हैं, जैसा कि आपने चित्र में प्रदर्शित है, आपने देखा। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। ज्वालामुखी उद्गार के जो मुख्य बिंदु होते हैं, ज्वालामुखी मुख जिसे हमने कहा अभी जाना, छिद्र जाना, उसके 2 प्रकार होते हैं। एक, यदि उसका आकार छोटा है तो उसे हम क्रेटर कहते हैं, और यदि उसी का आकार बड़ा हो जाए, 1-2 बार उससे और ज्वालामुखी निकले, उद्गार हो, तो उसे हम कॉल्डेरा कहते हैं। इन 2 बातों को अवश्य याद रखें आप। क्रेटर झील कैसे बनती है? तो क्रेटर में पाई जाने वाली के कारण, क्रेटर में पानी जमा होने के कारण उसका आकार झील नुमा हो जाता है, इसीलिए इसे हम क्रेटर झील कहते हैं। ज्वालामुखी के प्रकार उद्गार के अनुसार और समय के अनुसार। उद्गार के अनुसार ज्वालामुखी के 2 प्रकार होते हैं, केंद्रीय जिसे हम केंद्रक, और दरारी, जैसे कि दक्कन का पठार जो है वो दरार का उदाहरण है। समय के अनुसार 3 प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी। सक्रिय एक्टिव वोल्केनोस, डॉर्मेट वोल्केनोस जिन्हें हम प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं, और एक्सटिंक्ट जिन्हें हम शांत ज्वालामुखी कहते हैं। केंद्रीय मतलब केंद्रीय का होता है कि जिसका एक केंद्र बिंदु हो जिससे उद्गार हो, वो केंद्रीय ज्वालामुखी कहलाता है। दरारी, जिससे एक दरार पृथ्वी में हो और उससे ज्वालामुखी का उद्गार हो, उसे हम दरारी ज्वालामुखी कहते हैं, जो कि दक्कन का पठार है। केंद्रीय उद्गार के आधार पर ज्वालामुखी को कुछ 5 प्रकार से बांटा गया है। तो केंद्रीय उद्गार के आधार पर ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको आंसर देना है 5। पहला, हवाईयन तुल्य। दूसरा, स्ट्राम्बोली तुल्य, इसे हम भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। स्ट्राम्बोली तुल्य जो ज्वालामुखी है उसे हम भूमध्य सागर का प्रकाशीय स्तंभ कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमेशा लाइट चमकता रहता है और एक प्रकाश उत्पन्न करता है, इसलिए हम भूमध्य सागर का प्रकाशीय स्तंभ कहते हैं। वुल्केनियन तुल्य, विश्वस तुल्य जिसे हम प्लेनियम तुल्य भी कहते हैं, और लास्ट आपका होता है प्लियन तुल्य। ये 5 प्रकार के आपके केंद्रीय उद्गार के आधार पर ज्वालामुखी होते हैं। ज्वालामुखी का वितरण ज्वालामुखी का फैलाव कहाँ कहाँ पर है? सर्वप्रथम सर्वाधिक जो ज्वालामुखी होते हैं वो प्रशांत महासागर में होते हैं, क्यों? इसलिए इसे प्रशांत महासागरीय अग्निमेखला कहते हैं, जिसमें 60% ज्वालामुखी आते हैं। फ्यूजियामा, मेयान इसी के उदाहरण है, प्रशांतीय महासागर मेखला अग्निमेखला के ही उदाहरण है। मध्य महाद्वीपीय मेखला जिसे हम स्ट्राम्बली ज्वालामुखी इसमें आते हैं, पोपा ज्वालामुखी, आज ज्वालामुखी इसमें मध्य महाद्वीपीय मेखला में आते हैं। मध्य अटलांटिक कटक, चौथा पार्ट होता है आपका अंतरा प्लेटीय ज्वालामुखी। ये 4 प्रकार के आपके विवरण हैं जहाँ पर ये ज्वालामुखी आपके फैलते हैं। पहला, प्रशांत महासागरीय अग्निमेखला जिसे हम 60% जहाँ पर ज्वालामुखी आते हैं, और दूसरा आपका पार्ट रहता है मध्य महाद्वीपीय मेखला, और आपका तीसरा पार्ट रहता है मध्य अटलांटिक कटक, और आपका चौथा पार्ट रहता है अंतराप्लेटीय ज्वालामुखी। जानते हैं ज्वालामुखी स्थलाकृतियों के विषय में। स्थलाकृतियों के विषय में जाने तो पहली स्थलाकृति जिसे हम सिंडर शंकु कहते हैं,
क्यों कहते हैं? क्योंकि विखंडित जो पदार्थ होता है वो लावा से अधिक होता है। जब विखंडित पदार्थ लावा से अधिक होता है तो एक शंकु का आकार ले लेता है, इसलिए इसे हम सिंडर शंकु भी कहते हैं। दूसरा पार्ट आपका आपने देखा कि इससे ज्वालामुखी उद्गार कई बार हुआ है, एक बार, दो बार, एक ये, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, ऐसे कई बार उद्गार होता है, जिसे हम कंपोजिट ज्वालामुखी कहते हैं, जिसे हम मिश्रित ज्वालामुखी कहते हैं, जैसा कि आपने चित्र में प्रदर्शित है। थर्ड पार्ट आपका रहता है जिसमें एक ही जो हमारा अभी ज्वालामुखी के अंग में जब हमने बात की थी, जो एक नली है, ज्वालामुखी नली एक हो और उससे कई उद्गार, कई स्थानों पर उद्गार हो अलग अलग, वहाँ पे इसीलिए इसे हम पैरासाइटिक वोल्केनो कहते हैं, कौन कहते हैं, जिसे हम परपोषित शंकु भी कहते हैं। यह आपने देखा ज्वालामुखी स्थलाकृतियों के विषय में। अब जानते हैं ज्वालामुखी समय के अनुसार ज्वालामुखियों को 3 भागों में विभाजित किया गया, जैसा कि अभी हमने देखा है। और इन्हें पहला होता है सक्रिय ज्वालामुखी, जिसे हम एक्टिव वोल्केनो कहते हैं। दूसरा होता है आपका प्रसुप्त ज्वालामुखी, जिसे हम डोरमेट वोल्केनो कहते हैं। और लास्ट आपका होता है शांत ज्वालामुखी, जिसे हम एक्सटिंक्ट वोल्केनो कहते हैं। इनके विषय में एक एक करके विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे हम सभी। तो सक्रिय ज्वालामुखी, जिसे हम एक्टिव वोल्केनो कहते हैं, इनमें अक्सर उद्गार होता रहता है। जो सक्रिय ज्वालामुखी होते हैं उनमें अक्सर उद्गार होता रहता है, मतलब कि वहाँ पे ज्वालामुखी आते ही रहते हैं, उत्पन्न होते रहते हैं। वर्तमान समय में विश्व में लगभग 500 सक्रिय ज्वालामुखी हैं। अगर वर्तमान समय में हम लोग अगर बात करें कि विश्व में कितने ज्वालामुखी हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि लगभग 500 ज्वालामुखी है। इसमें इटली का एटना और इस्तांबुली प्रमुख है। इस्तांबुली के विषय में हम सभी ने इससे पहले भी अभी बात की थी कि इस्तांबुली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, क्योंकि ये हमेशा क्या रहता है, चमकता रहता है या एनर्जी उत्पन्न करता रहता है। मैक्सिको, उत्तरी अमेरिका में स्थित कोलिमा ज्वालामुखी बहुत ही सक्रिय ज्वालामुखी है। अगर विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी देखा जाए तो कोलिमा ज्वालामुखी को बताया गया है, जो कि बहुत ही सक्रिय है, क्योंकि इससे 400 अधिक बार उद्गार हो चुका है, क्योंकि इसमें जो है 40 से अधिक बार उद्गार हो चुका है। कुल सक्रिय ज्वालामुखी का अधिकांश प्रशांत महासागर के तटीय भागों में पाया जाता है। कुल सक्रिय ज्वालामुखियों का अधिकांश जो भाग होता है वो प्रशांत महासागर के तटीय भागों में पाया जाता है। जैसा कि हमने अभी बात की थी कि सर्वाधिक जो ज्वालामुखी आते हैं वो प्रशांत महासागर के में ही आते हैं, इसलिए उसे प्रशांत महासागरीय अग्निमेखला भी कहते हैं। दूसरा पार्ट आपका है प्रसुप्त ज्वालामुखी। ऐसे ज्वालामुखी जिनमें अभी तक या निकट समय में उद्गार नहीं हुआ है, लेकिन इसमें कभी भी उद्गार हो सकता है, प्रसुप्त ज्वालामुखी कहलाते हैं। देखो, जो प्रसुप्त ज्वालामुखी होते हैं वो ऐसे ज्वालामुखी होते हैं जिनमें उद्गार अभी निकट के समय में नहीं हुआ, मतलब कि वहाँ पे अभी तक ज्वालामुखी आया नहीं, लेकिन इसमें कभी भी उद्गार हो सकता है, वहाँ पर कभी भी ज्वालामुखी उत्पन्न हो सकता है, इसलिए उसे हम प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। जिसका उदाहरण है विश्वस, जो कि भूमध्य सागर में आता है। भूमध्य सागर में उत्पन्न ज्वालामुखी जो होता है वो विश्वस है। फ्यूजियामा, जो जापान में आता है। मेथन, जो कि फिलीपींस में आता है। और आपका आखिरी पार्ट होता है शांत ज्वालामुखी, जिसे हम ऐसे ज्वालामुखी जो ऐतिहासिक काल मतलब कि कई वर्षों से वहाँ पर कोई उद्गार ना हुआ हो और ना उद्गार होने की संभावना हो, उसे हम शांत ज्वालामुखी कहते हैं। जैसे सुल्तान एवं देवबंद, जो कि ईरान में है। सुल्तान एवं देवबंद जो कि एक शांत ज्वालामुखी है, जो कि ईरान में है। पोपा म्यांमार में। किलिमंजारो अफ्रीका में। चिम्बराजो, जो कि दक्षिण अमेरिका में है। आपको ये बात याद रहनी चाहिए कि आपको शांत ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी और प्रसुप्त ज्वालामुखी क्यों बताया गया, क्योंकि सक्रिय ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी और प्रसुप्त ज्वालामुखी से क्वेश्चन आपका इस प्रकार बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है, बताइए। और आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार होंगे: फ्यूजियामा,
विश्वस, मेथन या पोपा? तो आपका आंसर हो जाना चाहिए क्या? पोपा शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है। सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी अमेरिका एवं एशिया महाद्वीपों के तटों में आती हैं। अभी हम लोग जब महाद्वीपों की चर्चा करेंगे तो हमारे मुख्यतः 7 महाद्वीप हैं, सभी 7 महाद्वीपों के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। महाद्वीपों से बनने वाला वनडे एग्जाम में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं छूटेगा जो आप ना कर सके। महाद्वीपों में प्रत्येक क्वेश्चन को एक एक करके डिस्कस करेंगे हम सभी, और फिर उससे आए हुए परीक्षाओं में क्वेश्चंस को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए उसकी हम लोग बात न करके, सबसे अधिक जो सक्रिय ज्वालामुखी आते हैं वो अमेरिका एवं एशिया महाद्वीप के तटों में आते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं आता है। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है। आपको ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहाँ पर ज्वालामुखी नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। आपको अगला क्वेश्चन होता है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत जो है वो कोटापैक्सी है, जिसका ऊंचाई लगभग 19,613 फीट है, जो कि इक्वाडोर में है। विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो एंडीज पर्वतमाला में अर्जेंटीना चिली देश की सीमा पर स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी की अगर विश्व में बात की जाए तो वो ओजस डेल सलाडो ज्वालामुखी है, जो कि एंडीज पर्वतमाला में स्थित है। एंडीज पर्वतमाला में, जो कि अर्जेंटीना और चिली देश के सीमा पर स्थित है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत जो ज्वालामुखी है वो एकागुआ एंडीज पर्वतमाला पर ही स्थित है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है या प्रश्न करता है कि विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी कौन सा है, तो आपका आंसर होना चाहिए एकागुआ, जो कि एंडीज पर्वतमाला में स्थित है। इस प्रकार आपने ज्वालामुखी के विषय में विस्तृत अध्ययन किया। हमें आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लिए 2 प्रश्न, एकागुआ ज्वालामुखी की ऊंचाई कितनी है? आप कमेंट बॉक्स में हमारा आंसर जरूर दें। आपका दूसरा क्वेश्चन रहेगा कि सर्वाधिक ज्वालामुखी किस महाद्वीप में आते हैं? हमारे 7 महाद्वीप हैं, उनमें से किस महाद्वीप में सर्वाधिक ज्वालामुखी आते हैं? और आपका इसका नाम बताना है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। घर पे रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद। जय हिंद।